G20 भारतवर्ष में हो रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है और TV9 भारतवर्ष पर इसकी स्पेशल कवरेज हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि भी। तो पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त दिल्ली पर है, इस वक्त भारत पर है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में जो भी बड़ी तादाद में लोग हैं उन देशों के प्रतिनिधि इस वक्त दिल्ली में और भारत में मौजूद। बिल्कुल, और यही वजह है कि कूटनीति के इस महाकुंभ की लगातार TV9 भारतवर्ष पर कवरेज जारी है, जहां देखिए किस तरीके से खास अंदाज में विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुए भारत मंडपम से एक एक लाइव तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगियों के जरिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, क्योंकि 29 देशों के प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं। G20 का पहला सेशन जारी है और वैश्विक मुद्दों पर मंथन हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कल रात की है सुमेरा जी, जब ये तस्वीर उस वक्त की है जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय बात हुई और भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए। रिपर ड्रोन और जेट इंजन समेत भारत अमेरिका के बीच कई अहम करार हुए हैं। यानी एक तरफ G20 में दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, अलग अलग देशों के जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बायलैटरल भी। लेकिन महत्वपूर्ण है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि दुनिया में विश्वास का बड़ा संकट है। युद्ध ने इस संकट को कैसे और गहरा कर दिया है। अविश्वास को भरोसे में अब बदलने की जरूरत है और चुनौतियों से मिलकर लड़ना भी जरूरी है। बड़ा संदेश इस मंच से दिया गया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। और G20 की बैठक को लेकर TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और अमेरिकी डेलीगेशन बात कर सकते हैं और इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि अगर ये बातचीत होती है तो क्या कोई शांति का रास्ता बाहर निकल सकता है। कोशिश की जा रही है, कोशिश हो रही है कि लावरोव और अमेरिका के NSA मुलाकात कर लें, उनके बीच बायलैटरल हो जाए या मुलाकात ही हो। मुलाकात हुई तो बड़ी पहल हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकती है जमीनी स्तर पर। तो एक तरफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर हर देश अपने अपने मुद्दे सामने रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बायलैटरल भी हो रहे हैं, यानी आपसी जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी और ऐसे में हमारी नजर उस पर भी लगातार बनी रहेगी। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं भारत मंडपम से। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर एक क्विक अपडेट, इस मुलाकात को लेकर क्या खबर? देखिए, अब तक इसको आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा ये जरूर जा रहा है कि हो सकता है कि लावरोव के साथ साथ NSA जो है उसके US के उनकी मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है, दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो सकता है लगातार। आप इसको मानिए कि अगर ऐसा होता है तो ये एक आइस ब्रेकिंग होगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया को लेकर इसमें काफ़ी ज़्यादा तानातानी हुई है। रशिया लगातार इस बात को कहता आया है कि ये युद्ध या फिर ये सारी चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक अमेरिका जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जो लगातार मदद मुहैया करा रहा है यूक्रेन को, वो जब तक नहीं रोकता। तो ऐसे में अगर ये बातचीत शुरू होती है, अगर आप कह सकते हैं कि अगर इसमें कोई आगे बढ़ता है दोनों देशों में से, तो निश्चित तौर पर इसको रोकने का काम किया जा सकता है युद्ध को। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार, यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन के सामने भी जब उनकी एक मुलाकात हुई तब भी उन्होंने कहा था कि इसको रोका जाना चाहिए, इसमें बातचीत कर कर ही इसको रोका जा सकता है और दोनों तरफ को इसमें बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें अमेरिका का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, जो चाहे वो सैन्य मदद हो, चाहे फिर हथियारों की मदद हो
हो या फिर जो पैसे की मदद हो वो अमेरिका से ही मिल रही है। तो ऐसे में लगातार अमेरिका का भी एक वाइटल रोल है इस पूरी चीजों के अंदर। जी सुमित, तो अब सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं, उनके साथ भी एक मेहमान मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जी मनीष। बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें G20 सम्मेलन पर है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या जब एक छत के नीचे रूस और अमेरिका मौजूद है तो क्या उनकी बातचीत होगी। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि चूंकि एक मंच पर मौजूद है, इससे पहले जब G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी तब भी हमने देखा था कि कैसे रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री मिले थे और यहाँ पर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। चांसेस हैं वो मिल सकते हैं, वो नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बहुत ज़्यादा चांस इसलिए हैं क्योंकि वो एक मंच के नीचे हैं। और वैसी स्थिति में जब हर देश दूसरे देश के साथ बायलैटरल कर रहा है, यानी कि जैसे रूस का सऊदी अरब से या ब्राज़ील से या किसी दूसरे देश के साथ बातचीत हो सकती है, वैसे ही ये संभावना बताई जा रही है कि यह संभावना हो सकती है कि जब रूस के विदेश मंत्री लावरोव मौजूद हैं, अमेरिकी डेलीगेशन प्रेसिडेंट बाइडेन के नेतृत्व में मौजूद है, वैसी स्थिति में वो आपस में मिल सकें या वो अगर आसपास में एक साथ मौजूद हैं तो वहाँ पर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो सके। तो इसलिए इसकी संभावना बनी हुई है क्योंकि एक मंच पर मौजूद हैं और हमने देखा है कि कैसे भारत भूमि पर दोनों देश को जब मौका मिला है तो उनकी बातचीत हुई है। लेकिन हम फिर से बता दें आपको कि ये एक पूरी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि आप देखिए ये दुनिया की अभी सबसे बड़ी घटनाक्रम है। ऐसे वक्त में जब G20 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन रूस यूक्रेन युद्ध के नाम पर अभी फंसा हुआ है, वैसी स्थिति में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि जब यहाँ मौजूद हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है। TV9 लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देता आया है और अभी की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि एक छत के नीचे चूंकि दोनों डेलीगेशन मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में संभावना है कि वो मिल सकते हैं, इसके चांसेस हैं। वहीं संभावना ये भी है कि किसी कारणवश वो नहीं मिलने का भी फैसला ले सकते हैं या वो नहीं भी मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि सबसे बड़े घटनाक्रम को लेकर संभावना है, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होती है अभी, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल मनीष, आगे आपके पास जल्द वापस लौटती हूं क्योंकि एक्सपर्ट्स भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बीच महत्वपूर्ण खबरें हैं जहां मोदी और बाइडेन मीटिंग में भी कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। हालांकि इस बारे में एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि फ्री हिंद प्रशांत पर जोर देकर चीन को जो ये बड़ा संकेत मिला है उसी के तहत एक्सपर्ट्स के साथ समझना जरूरी है कि ये किस तरीके का सुमेरा एक क्लियर मैसेज चीन को इस डायलॉग के बाद दिया गया है। वहीं डिफेंस से जुड़ी बड़ी डील पर सहमति को लेकर भी बड़ी खबर आई। हालांकि साझा चुनौतियों से मिलकर लड़ने के संकल्प के तहत मीटिंग पर व्हाइट हाउस ने जिस तरीके से बयान दिया है उसी बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। सुमेरा जी हाँ, अचल मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस वक्त इस मंच पर मौजूद है कि अमेरिका और रूस के डेलीगेशन के बीच कोई बातचीत हो या कोई एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसका कोई चैनल खुले। बहुत अगर उम्मीद ना भी करें तो बेयर मिनिमम क्या पॉजिटिव उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से कि क्या उनके बीच एक चैनल खुल सकता है या क्या यहाँ से उम्मीद हो सकती है G20? जी बिल्कुल, अगर ये दोनों लोग मिलते हैं लावरोव और अमेरिका के NSA, तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगा। सवाल ये है कि मिलने के बाद क्या बात करेंगे, क्या वो वॉर की निटी-ग्रिटी पे बात करेंगे, वॉर को रोकने के लिए बात करेंगे, या उनका फोकस जो G20 की डिक्लेरेशन है जिसमें एक पैराग्राफ अटका हुआ है इस बात पे कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या कोई उस पर कंसेंसस बनाने की दिशा में बात करेंगे। देखिए, अमेरिका हो, वेस्ट हो, रशिया भी हमसे सिंपैथी रखता है। थ्योरेटिकली इन सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत को एम्बैरेस नहीं किया जाए। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत एक बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन लेके चल रहा है, भारत ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ सबकी बात कर रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ से डिक्लेरेशन नहीं निकल के आती है, और बाली डिक्लेरेशन निकालने में भारत ने काफ़ी मदद करी थी, वो जो कंसेंसस लैंग्वेज बनी थी वो भारत की काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें। तो मुझे तो यहाँ तक कहूँगा कि अमेरिका और G7 कंट्रीज़ के लिए ये एक इम्तहान की घड़ी है कि उन्हें भारत की जो रेपुटेशन है
उसे बरकरार लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि एक जो डिक्लेरेशन है उसमें जहां बात फंसी है कम से कम वहां बात ना फंसे, तो बात हो जाए, उस पर बात हो जाए और वहां वही से फिर मांगे। नए रास्ते ठीक है निकल साहब, आएंगे उसके बाद। हम एक बिग वॉल पर जाकर और एक और अहम जानकारी देंगे, जहां एक तरफ हम अमेरिका और रशिया की मुलाकात की बात कर रहे हैं, वहीं मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। अलग अलग मुद्दों पर क्या कहा गया है इस घोषणा पत्र में, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। कौन कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा हुई और उसके बारे में क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई। तो देखिए, चीन पर क्या कहा है वो बताते हैं आपको। साझा चुनौतियों से हम मिलकर निपटेंगे, चीन के मुद्दे पर और अमेरिका और भारत का ये रुख है। चीन पर यह भी कहा गया कि दोनों देश क्वाड की अहमियत से सहमत हैं। क्वाड अहमियत रखता है दोनों देशों के लिए, यानी भारत और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चीन को इससे बहुत दिक्कत है। इसके अलावा फ्री और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं अमेरिका और भारत। अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत उसका साथ दे रहा है इसमें। इंडो पैसिफिक में क्वाड की भूमिका अहमियत रखती है। हालांकि चीन के लिए जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, उसको जो क्वाड है वो एंटी चीन एक गठबंधन दिखाई देता है। लेकिन ये इसके अलावा कहा गया कि 2024 में क्वाड की मीटिंग में आएंगे बाइडेन भी, यानी बाइडेन भी पहुंचेंगे क्वाड की मीटिंग में। इसके अलावा रक्षा से रिलेटेड यानी सुरक्षा से रिलेटेड क्या कुछ बातचीत हुई है और उससे निकलकर क्या जानकारी आई है और क्या समझौते हुए, देखिए GE एरोस्पेस और HAL में समझौता हुआ है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भारत में GE F414 जेट इंजन का निर्माण किया जाएगा। तब जब मोदी अमेरिका गए थे तब इसकी नींव रखी गई थी और अब इसे और आगे बढ़ाया गया है। बाइडेन ने MQ-9B ड्रोन डील का स्वागत भी, तो ड्रोन डील जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है उसका भी स्वागत किया गया है। इसके अलावा MQ-9B ड्रोन से भारत की सुरक्षा को क्योंकि और मजबूती मिलने वाली है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन वैश्विक मुद्दों पर क्या कहा गया साझा समझौते में भारत और अमेरिका की तरफ से, आइए वो भी आपको बता देते हैं। रक्षा समझौते से जुड़ा हुआ एक और जानकारी है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी सहयोग होगा, यानी इंजन तो बनेगा ही लेकिन मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उसे बढ़ाया जाएगा। वैश्विक मुद्दों पर अगर बात करें तो क्या कहा गया बताएं। साझा लक्ष्यों पर वैश्विक सहमति बनाएंगे। साझा लक्ष्य यानी भारत और अमेरिका दुनिया में वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के बारे में भी बात की गई है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं, सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये जो भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई और उसके बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें क्वाड की अहमियत के बारे में बात की गई है। क्वाड को कैसे समर्थन करेंगे, बाइडेन भी आएंगे, अगली जो बैठक होगी 2024 में, तो क्वाड की अहमियत को खासतौर पर अंडरलाइन किया गया। इसके अलावा अहम समझौते भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन वैश्विक मुद्दों में भी भारत और अमेरिका की सहमति बनेगी और वैश्विक मुद्दों पर भी समर्थन जुटाएंगे, ये भी कहा गया। आपके मुताबिक कौन सा सबसे अहम और सिग्निफिकेंट पहलू निकलकर सामने आया इस बैठक से? देखिए सुमिरा, सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर वैश्विक मुद्दों में भारत और अमेरिका की एक सहमति है। आप देखेंगे कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कि दोनों देश एक दूसरे को समर्थन देते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहें तो चीन की चुनौती ने दरअसल भारत और अमेरिका को काफ़ी नज़दीक बनाया और क्वाड को लेकर अब जिस तरीके से सोचा जा रहा है, आज से 6 महीने पहले ऐसा नहीं सोचा जा रहा था। मुझे याद है मैंने खुद ही विदेश मंत्री जयशंकर से और अमेरिका के विदेश मंत्री से दोनों से ये सवाल किया था कि क्या क्वाड को कल के दिन में एशिया के नेटो के तौर पे तो आप देख सकते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि हम इसे एक मिलिट्री से ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं देखते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट आया उसको अगर आप गौर से पढ़ें, उसके बिटवीन लाइंस को देखें तो साफ तौर पर है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड को सक्रिय होना होगा। अगर आपको सक्रिय होना है तो चीन की उस चुनौतियों को निपटने के लिए क्वाड के देशों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है चीन का विस्तारवाद, वो चुनौती है चीन का आक्रामक रवैया, वो चुनौती है चीन का आसपास के तमाम छोटे मुल्कों को धमकाना। और ऐसे में क्वाड का क्या रोल होगा? क्वाड का रोल केवल व्यापार से नहीं हो सकता। क्वाड का रोल होगा उन देशों को, वो जो 1 दर्जन से अधिक देश हैं, उनको ये भरोसा देना कि हम आपके साथ हैं, फिर चाहे वो ताइवान हो, फिर चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मलेशिया हो या कोई सिंगापुर हो, अगर किसी भी देश को जोड़ो। और इसीलिए आप देखिए कि क्वाड के देशों ने अपना इंटरेक्शन बढ़ाया और बीते 72 घंटे में आप देखिए कितना कुछ चेंज हुआ है। 72 घंटे के अंदर पहले ईस्ट एशिया समिट में जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना चीन का नाम लिए चीन के नीतियों पर आक्रामक तरीके से वॉर किया और उसके बाद फिर जाकर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग में क्वाड को लेकर जिस तरह का जिक्र है, और अगले साल जब क्वाड सम्मेलन होगा तो निश्चित तौर पर चीन पर नियंत्रण के लिए यह एक बड़ा डेवलपमेंट आप मान सकते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन आपने दी है, जहां साझा चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात तो कही गई है, लेकिन विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ इस वक्त हमारे साथ है। निनाद, मैं चाहूंगी कि
सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को यह समझाए कि आखिर इंडो पैसिफिक में क्वाड की इतनी अहमियत है क्या, जिसके तहत अब की जा रही ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, क्वाड्स की जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो शुरू होती है बहरीन से, जहां अमेरिका की 5th फ्लीट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की नेवीज से बड़ी है। उसके बाद वो इंडिया आती है, जहां इंडियन नेवी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेवीज है, ब्लू वाटर नेवी है। उसके बाद इंडियन नेवी के बाद वो जापानीज़ नेवी में जाती है, जो आर्ग्यूएबली मेरे ख्याल से एशिया की सबसे पावरफुल नेवी है। और उसके बाद वो ख़त्म होती है पैसिफिक ओशन में अमेरिका की 7th फ्लीट के साथ। तो ये जो एक जाल है जिसको कह सकते हैं, वो एक ऐसा खतरनाक जाल है कि चीन उसमें फंस के रह जाएगा, क्योंकि उसके जो पहले नियर आइलैंड और फार आइलैंड्स हैं वहाँ तक पहुँचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि G20 में अगर आप क्रिकेट की एनालॉजी लें तो चाइना को लगा था कि उन्होंने बॉल छोड़ दी है वेल लेफ्ट, पर लगता है कि गुगली आ गई है और उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया है। क्योंकि इस तरह की G20 में जहाँ जो एक इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ अगर ये डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं और मिलिट्री बातें हो रही हैं, तो मेरे को लगता है कि चाइना का ना आना शी जिनपिंग को बड़ा महंगा पड़ा। जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो G20 से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो ये कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश, ऐसी जानकारी मिल रही है। खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है। रिसर्च में भी सहयोग के कई बड़े प्रस्ताव पर सहमति बनी है। तो कई अहम क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग को और बढ़ाएंगे। रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे, स्पेस के क्षेत्र में और मिलकर साथ काम करेंगे, स्पेस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाएंगे। ये भारत के लिए अहमियत की बात है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले सुमेरा आपने इंफॉर्मेशन वॉल पर डिफेंस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बड़ी बातें निकल के आई हैं इस मुलाकात में ये बताया, लेकिन चीन, रक्षा और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के साझा घोषणा पत्र में आखिर है क्या, ये हम दिखा चुके हैं। लेकिन 3 दूसरे बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं में कैसे सहमति बनी है इंफॉर्मेशन वॉल पर, उसी लिहाज से सबसे पहले चर्चा अंतरिक्ष को लेकर, क्योंकि इसरो और नासा के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति को लेकर व्हाइट हाउस से जारी किए गए बयान में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और साथ ही चंद्रयान 3 सोलर मिशन को बाइडेन की तरफ से बधाई भी दी गई है। हालांकि मजबूत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर सहमति, क्या चीन को यह एक बड़ा संदेश है? हालांकि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में $300 मिलियन निवेश की बात कही गई है और तकनीक के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस में समझौते को लेकर भी ये बड़ी बात सामने आई है। साथ ही IIT बॉम्बे, शिकागो क्वांटम एक्सचेंज का इंटरनेशनल पार्टनर, और साथ ही रिसर्च के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और IIT में एडवांस रिसर्च पर सहयोग के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और 4 IIT में ज्वाइंट रिसर्च सेंटर को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें इस मुलाकात के दौरान निकलकर सामने आई हैं। आनंद पांडे, फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी का, जो कि भारत मंडपम में मौजूद है। इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर आनंद, क्योंकि चर्चा स्टूडियो में जिस तरीके से बड़ी बातें निकलकर आई हैं उस लिहाज से हो रही है, लेकिन सीधी तस्वीरें अगर संभव हो तो दिखाएं और एक क्विक अपडेट, क्योंकि थोड़ी देर में बायलैटरल टॉक्स। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो पहला सेशन था वो ख़त्म हो चुका है और अभी वर्किंग लंच चल रहा है और कुछ देर में वर्किंग लंच भी ख़त्म हो जाएगा और 1:30 बजे से जो बायलैटरल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे और 1:30 बजे से 3 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त रखा गया बायलैटरल मीटिंग्स के लिए। और हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की जो बायलैटरल मीटिंग्स है वो UK, इटली, जर्मनी और जापान के साथ है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे देश आए हैं वो भी आपस में बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और जैसे ही बायलैटरल ख़त्म होगा 3 बजे के बाद दूसरा सेशन शुरू होगा जिसका नाम रखा गया वन फैमिली, यानी कि वन अर्थ। वो सेशन खत्म हो चुका है और 3 बजे से वन फैमिली जो दूसरा सेशन है वो शुरू होगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जो वर्किंग लंच था वो लगभग खत्म होने की कगार पर है और अब बायलैटरल शुरू होने का वक्त आ गया है। आनंद, भारत की कौन कौन सी अहम बायलैटरल हैं जिस पर हमारी नजर बनी हुई है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की UK के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल है, जर्मनी के चांसलर के साथ है और साथ ही साथ जापान के जो प्रीमियर हैं उनके साथ भी बायलैटरल है और इसके साथ इटली के प्रीमियर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल्स मीटिंग होगी। और इन बायलैटरल्स मीटिंग्स में इन देशों के बीच कैसे और भारत के साथ उनके समझौतों और साथ ही साथ सहयोग को और कैसे पुख्ता करना है, सामरिक समझौतों को कैसे आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ G20 के मंच से इन दोनों देशों के जो बायलैटरल्स होंगी कैसे क्या मैसेज देना है बाकी कंट्रीज के लिए जो वहाँ इकट्ठे हुए हैं।
बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां अमेरिकी रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ रही है और MQ-9 ड्रोन से बढ़ेगी भारत की ताकत। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुमेरा, उनसे इस बारे में बातचीत करें। उससे पहले बता दें कि MQ-9 ड्रोन से भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चीन की निगरानी कैसे आसान हो जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी है और साथ ही दक्षिण चीन सागर में ये निगरानी बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि चीन की घुसपैठ पर भी लगाम लग सकेगी। जी हाँ, लेकिन देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि भारत के को ये जब ड्रोन मिलेगा इसकी वजह से कितना बड़ा ये फैसला है। भारत को इस ड्रोन को 2 वजहों से खरीदना ज़रूरी था और ये खरीदने के बाद किस तरह से बदलेगा। देखो MQ-9 की ताकत क्या है ये वो बताते हैं आपको। ज़मीन पर मिसाइल से हमला करना इसकी क्षमता में शामिल है। इसके अलावा पनडुब्बियों को खोज कर नष्ट करना इसकी क्षमता में शामिल है। MQ-9 रिपर ड्रोन एक बहुत ही ताकतवर ड्रोन है और ये जब भारत को मिल रहा है उसके बाद भारत की जो क्षमताएं वो बढ़ेंगी। बारूदी सुरंगों का पता लगाना, और क्यों हम बता रहे हैं आपको ये इस वजह से क्योंकि समझें आप कि दरअसल कितनी बड़ी सफलता है ये भारत के लिए और कैसे भारत की ताकत को बढ़ाएगा। जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी कर सकता है MQ-9 रिपर ड्रोन। हवाई टारगेट को भेदने में भी सक्षम है। ये बड़ी वजह है कि कैसे MQ-9 की ताकत क्या है और वो कैसे हमारी ताकत में या भारत की ताकत में इजाफा करेगा। हवाई टारगेट को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है MQ-9 रिपर ड्रोन और भारत के लिए ये अपने आप में भारत की ताकत को दोगुना चौगुना कर देगा तब जबकि हमारे साथ शामिल होगा। हमारे साथ सुमित मौजूद हैं, सुमित से सवाल ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि MQ-9 रिपर ड्रोन जब मिल रहा है भारत को और भारत के लिए ये जो डील है उसकी अहमियत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सीधे सुमित का ही रुख करते हैं। सुमित, ये ताकत के बारे में हमने बताया कि इसकी अपनी ताकत क्या है, भारत के लिए और भारत की ताकत को ये किस तरह से और बढ़ाता है, इसकी जानकारी आप दीजिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारत की ताकत इस तरीके से बढ़ाएगा क्योंकि कॉम्बैट ड्रोन है और ऐसा अब कहा जाता है कि इस ड्रोन की तरह कोई और दूसरा ड्रोन दुनिया भर में नहीं। और भारत के ना सिर्फ इसमें दोनों वर्जन यानी हम स्काई गार्डियन और सी गार्डियन दोनों वर्जन ले रहे हैं। जो स्काई गार्डियन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स और आर्मी यूज़ करेगी और जो सी गार्डियन है जो इंडियन नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लगातार डिस्कशन चीन को लेकर हो रहा है, तो मेरा ये भी जानना जरूरी है कि चीन की विस्तारवादी नीति जग जाहिर है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए 2 पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला ये कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री ताकत इस तरीके से खड़ी की जाए जो चीन को काउंटर कर सके, जिसके लिए क्वाड लगातार काम कर रहा है। लेकिन एक इकोनॉमिक फोरम भी है, यानी जो चीन की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है वो है उसका बिजनेस, वो है उसकी इकोनॉमी। उसको काउंटर करना किस तरीके से किया जा सकता है ये कोशिश की जा रही है। और अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये इस समिट के अंदर भी सभी देशों की तरफ से मूलभूत तरीके से ये बात मानी गई है कि भारत उसमें एक लीडिंग फोर्स बन सकता है, चाहे वो ग्लोबल समिट के ग्लोबल साउथ की बात कर लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो प्रोडक्शन लाइन कहा जा रहा है कि एक रेल लिंक बनेगा जो गल्फ और अरब को जोड़ेगा, उसको लेकर भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ऐसे में भारत को एक नई प्रोडक्शन लाइन स्टैब्लिश करनी है इन देशों के लिए और वो डिपेंडेंसी खत्म करनी है चीन के ऊपर लगातार जो दुनिया के तमाम देशों की बनी हुई है। बिल्कुल, डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ है, वो भी इस पर ऐड करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि MQ-9 ड्रोन जो हैं आज सबसे बेहतरीन ड्रोन हैं वर्ल्ड के अंदर और इनको लेना एक गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर। ये हम 31 ले रहे हैं, ये 15 हम मैरीटाइम जो ले रहे हैं जो कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में ध्यान देंगे और जो 8 एयरफोर्स और 8 आर्मी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसकी काबिलियत और क्षमता को अगर आप देखें कि ये इंडियन ओशन को जो नेवल वर्जन है मैरीटाइम, ये इसका इंडोरेंस 26 घंटे का है, ये 18,000 किलोमीटर तक जा सकता है, पूरे एरिया को अंडर सर्विलेंस रख के कर सकता है। एंटी सबमरीन इसके पास मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। कहने का मतलब जिस दादागिरी से चीन इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन का जाल बिछाया हुआ है, उससे अच्छा कोई वेपन सिस्टम नहीं जो कि ड्रोन MQ-9 है। और यही सच्चाई है कि अब आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखें जो चीन के साथ इस ड्रोन के साथ हम 500-600 किलोमीटर डीप इनसाइड चीन देख सकते हैं और बड़े से बड़े टारगेट को हिट कर सकते हैं। और अगर हम LOC की बात करें पाकिस्तान के साथ, इसकी यही क्षमता। देखो जब हमारे पुलवामा हुआ था तो बालाकोट किया हमने, खैबर पख्तूनख्वा 90 किलोमीटर गए। अगर आपके पास MQ-9 ड्रोन हैं तो आप भारत में रह के ही उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट दूरी की सर्विलांस में MQ-9 मददगार साबित हो सकते हैं। सुमेरा जी, और हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में युद्ध के क्षेत्र में कॉम्बैट जोन में रिपर ड्रोन या ड्रोन्स की अहमियत कितनी ज्यादा है और अब तो ड्रोन वॉरफेयर ही सबसे ज्यादा आ रहा है। तो एक और इसके अंदर मैं बताऊं, MQ-9 ड्रोन हैं
दूसरा ये जेट इंजन की बात हमें जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहिए। ये जो G414 जो जनरल इलेक्ट्रिकल और HAL के बीच में तालमेल हुआ, मेड इन इंडिया, जॉइंट प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज तक कभी भी अमेरिका ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी, वो भारत को दे रहा है। और अब आप कहेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर जून में, तो ये बातचीत हो चुकी थी, तब तक कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दी थी, अब कांग्रेस ने भी अप्रूवल दे दिया। ये गेम चेंज होगा, ये क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा जो हम बना रहे हैं उसके अंदर G414 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और भारत की 100 से ज्यादा जिस तरीके से हम कहें इंजन की डिमांड है उसको लेकर भी कई बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। G20 सम्मेलन के बीच यूके के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है, हम बड़ी चुनौतियों के समय मिल रहे हैं। ये कहा है ऋषि सुनक ने कि बड़ी चुनौतियों का समय ऐसे में हम मिल रहे हैं। 15 सालों बाद हम सब एक साथ आए हैं, कहा है ऋषि सुनक ने। दुनिया G20 की तरफ देख रही है। ऋषि सुनक का यह भी कहना, हम मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। हमारे साथ पुष्पेश पंत जी मौजूद हैं। पुष्पेश पंत जी, हम दुनिया की चुनौतियों की बात कर रहे हैं लगातार और बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ से भारत की जब अध्यक्षता है तो यहाँ से क्या पॉजिटिव ऐसा संकेत जाए जिसमें कि भारत की भूमिका अहम हो। क्या उसमें उस स्टेटमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ बात कुछ फंसी हुई है, वो अगर हम अच्छे से निकाल पाते हैं तो वो एक बड़ी उपलब्धि होगी, या उसके अलावा आप देखते हैं और क्या क्या? मुझे लगता है कि उपलब्धि तो हो चुकी है। उपलब्धि ये हो चुकी है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अंग्रेजी मुहावरे में सेंटर स्टेज स्थापित कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, एक वैकल्पिक विश्व संरचना दुनिया के सामने रखी है कि यदि गतिरोध होता है संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के कारण, वीटो के कारण, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण, तो कहीं ना कहीं युद्ध के शमन के लिए, शांति की पुनर्स्थापना के लिए बाहर कहीं लोगों को ढूंढना होगा। जिन साझा समस्याओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो मौसम बदलाव हो, वो भूख हो, वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, वो वैक्सीन हो, वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि उभय पक्षी बायलैटरल बाइडेन और मोदी जी के बीच में क्या हुआ, जो आशा उन्होंने तीसरी दुनिया में जगाई है कि आप इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ज़रूरी नहीं कि आप हाईटेक ही करें, और हाईटेक के मामले में आप भारत के साथ सहकार कर सकते हैं। G20 के और सदस्य भारत के साथ तीसरे देशों में पहल कर सकते हैं। ये सारी उपलब्धियां हैं। बिल्कुल, लेकिन G20 मैदान के बाद, अब G20 के सेशन के बाद द्विपक्षीय वार्ता को लेकर हालांकि एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है और सुनक किशिदा के साथ साथ पीएम की बैठक को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर है, ओलाफ शोल्स, जॉर्जिया मेलोनी से भी मीटिंग को लेकर खबरें मिल पा रही हैं। साथ ही यूके, जापान और जर्मनी के साथ साथ इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत अब जो होने वाली है। मनीष, हम एक परसेप्शन की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो सभी के जर्नलिस्ट इस वक्त मंडपम में मौजूद है। इस परसेप्शन के साथ साथ नजर सबकी परफॉर्मेंस पर भी है और उसमें ये डायलॉग, ये बातचीत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 4 देशों के साथ उनका बायलैटरल होना है, और उसमें से यूके को लेकर अगर हम बात करें, आप लोग अभी ऋषि सुनक की चर्चा कर रहे थे। देखिए, ऋषि सुनक बहुत गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो भारत भूमि पर आते हैं। उन्होंने जय सिया राम का नारा भी दिया, लेकिन केवल जय सिया राम के नारे से ही काम नहीं चलेगा। असली मुद्दे जो भारत और ब्रिटेन के बीच है उनको भी ऋषि सुनक को एड्रेस करना पड़ेगा। ऋषि सुनक को यह समझना भी होगा कि उनकी सरकार के दौरान भारत विरोधी गतिविधियां ब्रिटेन की जमीन पर काफी फली फूली है। आप देखिए किस तरीके से हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट हो गया, किस तरह से वहां पर हमारा जो हाई कमीशन है उस हाई कमीशन से तिरंगा को अपमानित करने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या का प्रत्यर्पण कब होगा, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कब होगा। तो ऋषि सुनक यहां पर हैं। ऋषि सुनक अपने तरफ से वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ये देख रहा है कि ब्रिटेन का या ऋषि सुनक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा भारत के प्रति, भारत के कंसर्न को वो कितना एड्रेस करने वाले हैं। भारत के खिलाफ जो आज की तारीख में लंदन ISI का गढ़ बनता जा रहा है, उसको कैसे वो एड्रेस करेंगे। ये सब भी अहम बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी। मनीष, यू नेल्ड इट। ऐसी बहुत सी बातें हैं और बहुत अहम बातें हैं जो होनी जरूरी है, जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जरूर एड्रेस किया जाएगा। उस दिशा में बातचीत तो कम से कम शुरू होगी और कोई रास्ते भी निकलेंगे। लेकिन बहुत कुछ है जो उपलब्धियां भारत ने हासिल कर ली है। जैसे पुष्पेश पंत जी कह रहे थे, अपने आप में G20 का अभी तक जो जिस तरह का हम मंच देख रहे हैं और जिस तरह की बातें हम देख रहे हैं उससे निकल कर बाहर आते हुए